बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और जैसे कि हफ्ते का पहला दिन है तो आगाज़ जो है काफ़ी एनर्जेटिक किया। हमजा की आवाज़ से एनर्जी नज़र आ रही है और हमजा होनी चाहिए ना। मैं चेहरे सारे जो हैं मुरझाए से होते हैं ना, हफ्ते का पहला दिन होता है, दिल नहीं कर रहा होता काम करने का, तो आवाज़ पहली अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, एनर्जेटिक होनी चाहिए। लेकिन अच्छा हमजा, कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो कि हम बड़ी आसानी के साथ पूछ लेते हैं लोगों से, जो कि पूछने नहीं चाहिए। जैसे कि सैलरी से मुतालिक कि लोगों की सैलरीज आराम से पूछ लेते हैं अखलाकी तौर पर। एग्जैक्टली इकरा बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अखलाकी तौर पर किसी से ये पूछना कि भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, ये बहुत ही बुरा क्वेश्चन है, आपको नहीं पूछना चाहिए। बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल एक होता है मामला इंसान का। तुमसे किसी ने पूछ तो नहीं ली? मेरे से तो बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन फिर मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर लोग बार बार उसे पिंच करते हैं। और जिस तरह से इसी तरह से एक हुआ है कि वाकया पेश आया है कि एक आदमी से उसके जो इन लॉज हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जी आपकी सैलरी कितनी है। बार बार उन्होंने यही पूछा कि जी आपकी सैलरी कितनी है। उसने कहा कि मैंने बड़े शाइस्तगी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उनको जवाब दिया कि भाई मेरी सैलरी इतनी है कि आपकी बेटी कभी भी, मतलब उसे जो है ना, आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी, मतलब ज़रूरियात मैं पूरी कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन जो इन लॉज से उन लोगों ने उनको सेटिस्फेक्शन उनकी हो ही नहीं रही थी इस बात पे। उन्होंने क्या किया कि जी उन्होंने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। उन्होंने कहा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम अपनी सैलरी नहीं बताओगे। क्या बात है। और फिर ये हुआ कि जैसे उसको बहुत ही गुस्सा आया और उसने उसे उनकी टेबल पे बैठा हुआ था, खाने की टेबल पर, और उसने काफ़ी गुस्से का इजहार किया कि भाई वो बताना ही नहीं चाह रहा। और उसने बार बार यही क्वेश्चन का आंसर दिया कि भाई इतनी है कि आपकी बेटी खुश रहेगी। लेकिन जो लड़की के पेरेंट्स थे वो इस बात पे रजामंद हो ही नहीं रहे थे। आखिरकार लड़का जो है उसने गुस्से का इजहार किया, तो फिर उन्हें एंड पे दरवाज़ा खोलना ही पड़ गया। तो काफ़ी इंसल्टिंग था फिर ये तो। अच्छा, अब ये हम सोच रहे हैं ना कि ये इधर पाकिस्तान में होता होगा, भारत में होता होगा, बांग्लादेश में होता होगा, शायद इन इलाकों में ऐसा होता होगा। ये अब अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिकी वेबसाइट पे ये लिखा गया कि जी अमेरिका में ऐसा मामला पेश आया है और वो शख्स का ये बताना है कि जी कि मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कि जब बार बार मुझसे मेरी सैलरी से मुतालिक सवाल पूछा जा रहा था, तो मेरे दिमाग में बहुत से और ख्यालात आ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पर्सनल लोग अपनी ये चीज़ समझते हैं कि जी कि ये पर्सनल है कि मेरी कितनी सैलरी है। खैर, इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए और हमें किसी से बार बार कहीं पे मजमे में हम बैठे होते हैं, पूछते हैं भाई आपकी सैलरी कितनी है, और वो बेचारा भी अब परेशान हो जाता है कि अब मैं कैसे बताऊं कि मेरी सैलरी कितनी है। तो ऐसे सवाल मत किया करें। सैलरी से मुतल्लिक या इस तरह के कई ऐसे सवालात हैं जो हम पूछ लेते हैं। हमसे जैसे एक तो काफ़ी ज़्यादा कहावत है कि जैसे आदमियों से कहते हैं कि जी उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, ख़वातीन से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। हम ऐसे सवाल तो पूछ लेते हैं, जो सवाल पूछने वाला है वो कोई किसी से नहीं पूछता कि भाई बहन आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है। ऐसे सवाल पूछा करें जिससे अगले को भी फायदा हो रहा हो, आपको भी फायदा हो रहा हो, कम्युनिटी को भी फायदा हो रहा हो, मुल्क को भी और दुनिया को भी फायदा हो रहा हो। ये सवाल हम नहीं पूछते। ये सवाल पूछते तो नहीं, लेकिन पूछना चाहिए जिससे फायदा भी होता है लोगों को। लेकिन हमजा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है और अब जो जोर था ना कोरोना वायरस का मुल्क भर में, वो टूटता जा रहा है। कारोबारी जिंदगी भी मामूल पे आती जा रही है, जिस पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। अच्छा, NCOC का भी ये कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे में अगर हम देखें तो कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह जो है वो फिर से 3% से नीचे रही है। तकरीबन 2.54 के करीब बताई जा रही थी। और इस्लामाबाद में अगर देखें 24 घंटे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1% रिपोर्ट हुई है। मतलब अब केसेस कम होना शुरू हो गए हैं। लेकिन जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए तो कल तक सिर्फ 1204 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। उधर पंजाब हुकूमत की जानिब से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर हमजा एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो और जो उनकी मुअत्तल करने की भी बात हो रही है कि वो अब सिलसिला शुरू कर रहे हैं, वो सख्ती कर रहे हैं कि लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। अच्छा, अब जो अहम चीज़ है वो ये है कि वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पचौर ने कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र सूबे के तमाम अजला में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ करने की हिदायत कर दी है। अभी अगर हम सिंध के अंदर देखें, कराची की सूरत हाल अगर हम देखें तो वहाँ पर केसेस बाकी मुल्क से ज़्यादा हैं। अभी वो तीसरी लहर से ही नबर्द आजमाए हैं और वो चौथी लहर का खदशा जाहिर कर रही हैं। इजलास में उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि कोरोना की भारतीय किस्म के पेश नज़र वैक्सीन का दायरा बढ़ाया जाए।
बिल्कुल ऐसे ही है हमजा, लेकिन देखा जाए तो अब केसेस में तो कमी आ रही है, लेकिन हम लोगों को ये करना है अब SOPs के ऊपर हमें ज़्यादा से स्ट्रिक्टली उसको करना है, फॉलो करना है कि क्योंकि जो SOPs हुकूमत की जानिब से रखे गए हैं उनमें जहाँ पर पंजाब में नरमी बरती गई है, लेकिन फिर भी हम लोगों को फोकस करना है उन SOPs पर जिनके ऊपर अभी भी हम लोगों को कोई समझौता नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वो 24 घंटे की जो रिपोर्ट है NCOC की, उसमें जो पॉजिटिविटी है मतलब कि मुस्बत केसेस की शरह वो 2.59% है, और जो पॉजिटिव केसेस हैं, जो लोग कोरोना में मुब्तला हुए हैं, वो 1019 हैं, जो कि बतदरीज कम होते होते यहाँ तक पहुँचे हैं। ये एक अच्छा साइन है कि केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन माहिरीन भी ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि चौथी लहर आ सकती है। हमने यही चीज़ देखी कि पहली लहर आई, फिर केसेस कम हुए, उसके बाद जब केसेस कम हो गए थे फिर दूसरी दोबारा से लोगों ने एहतियात इनके छोड़ दी ना करना। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा अब तो हमारे पास एक हल मौजूद है ना कि आप जाएं और ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं, और ख़ुद को वैक्सीनेट करवाने के अलावा कोई हमारे पास सोल्यूशन। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहबा, केसेस तो बतदरीज नीचे आ रहे हैं, 2.59% जो है वो मुस्बत केसेस की शरह गुज़श्ता 24 घंटों में रही है, लेकिन चौथी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। देखें जी, इसमें ऐसे होता है कि चूंकि ये आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी सख्त पाबंदियां थी, बहुत सारी चीज़ें बंद की गई थी, जिसमें मार्केट्स भी थी, ट्रांसपोर्ट भी था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी थे, बाकी भी जो मज़ारात और ये तमाम चीज़ें जो थी वो बंद थी। अब जाहिर है कि वो ग्रेजुअली उन चीज़ों को खोला गया, तो जब भी ये पाबंदियाँ उठती हैं तो एक दफ़ा चांस होता है कि दोबारा से ये लहर जो है वो आए और वेव्स में वो केसेस में दोबारा से इजाफा हो। तो इसमें अब ये कि जो हुकूमत ने इस वक्त चीज़ें तो बहुत सारी खोली हैं, मगर SOPs के इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि ये तमाम चीज़ें जो प्रिस्क्राइब्ड SOPs हैं उसके मुताबिक ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रखी जाएं। तो अब लोगों के रवैये पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो उन SOPs पे कितना अमल करते हैं, और आने वाले दिनों में केसेस की तादाद लोगों के रवैयों के ऊपर डिपेंड करेगी। बिल्कुल डॉक्टर नौशीन, जिस तरह से आप SOPs की बात कर रही हैं, SOPs में अब नरमी तो बरती गई है, लेकिन अभी भी ऐसे कौन से SOPs हैं जिनके ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत में नहीं करना? देखें, इसके अंदर सबसे पहले तो ये कि जो भी घर से, एक तो गैर ज़रूरी तौर पे घर से निकलना जो है, मैं समझती हूँ इस वक्त बिल्कुल हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अशद ज़रूरत के तहत या जो लोग काम पे जाते हैं या जो एजुकेशन के लिए बाहर निकलते हैं, उनके अलावा बाकी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। सोशल गैदरिंग्स, जो कि लोग रिलैक्स हो जाते हैं और आपस में मिलना जुलना और वो शुरू कर देते हैं सोशल गैदरिंग्स, उसको अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा, जब भी घर से निकलें और कभी आप पब्लिक प्लेस पे जाएं तो वहाँ पर ये मास्क का इस्तेमाल जो है, क्योंकि जब तक वैक्सीन हम अपने लोगों को नहीं लगा लेते, अपनी एक जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, तब तक मास्क जो है वो सबसे बेहतरीन वैक्सीन है। तो इन तमाम चीज़ों पे अगर मैं समझती हूँ कि लोग अमल दरामद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम वेव से बच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, अब कुछ सख्तियाँ की जा रही हैं मकामी जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी जानिब से, सूबाई हुकूमतों की जानिब से। अब उस सख्ती को देखते हुए कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन रेजिस्ट भी कर रहे हैं। अब वो जो रेजिस्ट कर रहे हैं पाबंदियों के बावजूद, सख्तियों के बावजूद, उनको कैसे कन्विंस किया जाएगा? क्या कोई दूसरा तरीका भी अपनाना चाहिए कि उनको कन्विंस किया जाए, समझाया जाए कि आपकी बेहतरी के लिए ही हम वैक्सीन लगवा रहे हैं आपको? देखिए जी, इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि वैक्सीन लगवाना एक कौमी जिम्मेदारी है, और ये भी हमें समझना चाहिए कि ये एक बड़ी सीरियस वबा है और इसका खात्मा उसी सूरत में मुमकिन है अगर हमारी 70% जो टारगेट पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो जाए। और दुनिया के हमारे सामने मिसालें मौजूद है कि जिन लोगों ने अपनी एक पॉपुलेशन को, इस टारगेट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया, वहाँ आज मास्क का इस्तेमाल भी ख़त्म हो रहा है और लाइफ जो है दोबारा नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। तो ये मेरा ख्याल है लोगों की काफ़ी एग्जाम्पल है कि वो समझें कि इस वक्त, तो इसके लिए हुकूमत डेफिनेटली जो है वो इक़दामात लेगी, और जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि जो लोग नहीं वैक्सीन लगवाएंगे उनके किसी न किसी फॉर्म में एक्शन होगा। डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा, अब वैक्सीन की बात हो रही है, हम अपने बच्चों के लिए भी देख रहे हैं कि 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको भी कोई वैक्सीन लगवाई जाए। फाइज़र हम लगवा सकते हैं, उसके लिए ऑर्डर कब तक कर दिया जाएगा? जी देखिए, अभी तक दुनिया में 2 एक वैक्सीन ही हैं जो 12 साल से प्लस के लिए नहीं है। इस वक्त फाइजर पाकिस्तान में एक महदूद क्वांटिटी में मौजूद है, मगर ये इस वक्त उनको प्रायोरिटाइज किया गया है कि जो सीरियसली इल पेशेंट्स हैं, जिनको क्रॉनिक कोई लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, कीमोथेरेपी वगैरह जिनकी हो रही है,
फिलहाल उनके लिए ये वैक्सीन यूज़ होगी। पहली स्टेज में हम 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। अगर ये हमारी पॉपुलेशन जब कवर हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला हम बच्चों की तरफ भी आएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अहम मसला है कि ये बात हो रही है कि वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट हैं वो भी शायद कुछ जाली इशू किए गए हैं। इस बारे में आपके पास क्या इतलात हैं? जी, सिंध से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ का जो अमला था उन्होंने कोई अपनी मिलीभगत से कुछ जाली सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं। मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये सिस्टम बड़ा एक इफेक्टिव सिस्टम है। निम्स का जो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है और ये नादरा से कनेक्टेड है, सारा कंप्यूटराइज्ड है, इसीलिए फौरी तौर पे वो लोग पकड़े भी गए जो कि ये इस तरह का काम कर रहे थे। तो ये काफ़ी हद तक ये सिस्टम बड़ा फूल प्रूफ है, मगर इसके ऊपर मजीद मैं समझती हूँ विजिलेंस की ज़रूरत है। हमारे सामने ये रिपोर्ट्स आ गई हैं तो इसको मजीद इसके ऊपर जो विजिलेंस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बारे में कहिएगा कि हेल्थ सिस्टम जो है उसमें आप ज़्यादा दबाव तो नहीं देख रहे हैं? नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह जी इस वक्त हॉस्पिटल्स की सिचुएशन जो है वो पिछले महीनों से, ये जो मार्च में वेव शुरू हुई थी और हमने जून में इसकी और बहुत ज़्यादा इसका हमने प्रेशर उस वक्त हॉस्पिटल्स में देखा था। और एक स्टेज ये वो भी आई थी जिस वक्त हमने ऑक्सीजन की भी कमी का अंदेशा हो गया था कि जितना प्रेशर था हॉस्पिटल्स पे कि ऑक्सीजन कहीं कम ना हो जाए। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बहुत बेहतर है, हॉस्पिटल एडमिशन्स बहुत कम हो गई हुई हैं और हॉस्पिटल्स की जो बाकी हम लोगों ने सर्विसेज रोकी थी कोरोना पेशेंट्स की वजह से, वो भी अब दोबारा से रिज्यूम हो रही हैं। तो अब सिचुएशन बेहतर है और इस वक्त किसी किस्म का भी बर्डन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इंडियन वेरिएंट कोरोना वायरस के जो केसेस अगर खुदा न ख्वास्ता अगर आते हैं तो उनसे नबर्द आजमा होने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारी विजिलेंस जो पॉइंट ऑफ एंट्रीज पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी गई है कि जो भी पेशेंट, बेशक जो भी पैसेंजर है वो बाहर से अगर अपना कोरोना नेगेटिव का टेस्ट लेकर भी आता है तो हम उसको एयरपोर्ट पे स्क्रीन करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। और आपने खबरें देखी भी होंगी कि बहुत सारे जो हैं जो नेगेटिव रिपोर्ट्स लेकर आए थे वो यहाँ पर पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं, तो उनको फिर उनके टेस्ट पे फौरी तौर पे भेजे जाते हैं NIH ये देखने के लिए कि कौन सा वेरिएंट है जिससे वो इफेक्टेड है। और उसकी वजह से हमारे कुछ ट्रेस भी हुए और बाकी उनको फिर आइसोलेशन में हॉस्पिटल में या जो आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ है वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाता है और उनका क्वारंटीन पीरियड जो है उसको पूरा करवाया जाता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, बड़ी अहम चीज़ है जो डॉक्टर साहबा भी कह रही थी कि हमें ख़ुद को वैक्सीनेट करवाना है और यही बात हमें बाकियों को भी समझानी है। अगर हमें खुद समझ आ जाए और हम खुद को वैक्सीनेट करवा लें तो फिर बाकियों को भी समझाएं कि हमने वैक्सीन लगवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। और आप आसपास अपने लोगों को देखना शुरू करें और आप जब देख रहे होंगे कि फ़लाँ शख्स ने वैक्सीन लगवाई थी वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा एक केस भी हमने ज़ाती तौर पे मैंने तो नहीं देखा, कई लोगों को मैंने देखा जिन्होंने खुद को वैक्सीनेट करवाया, कोई साइड इफ़ेक्ट्स हमने नहीं देखे हैं। आप लोग भी उन लोगों से बात करें, अगर आपके जहन में कुछ खदशात हैं तो आपके वो खदशात दूर हो जाएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हमजा। और जिस तरह से एक बड़ा ही हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री का अफसोसनाक वाक़या है और बहुत ही दर्दनाक आप कह लें कि इस वाक़या है, और लेकिन सानिहा APS की हम बात कर रहे हैं और जबकि दहशत गर्दों ने और मौत को शिकस्त देने वाले हमारे सामने तालिब इल्म भी हमें नज़र आए उसमें, और उन तालिब इल्मों में अहमद नवाज़ का नाम भी शामिल है और उन्होंने एक और एजाज़ अब अपने नाम कर लिया, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अहमद होनहार तालिब इल्म है, दुनिया के इंतहाई मोतबर और तारीख़ के कदीम तरीन तालीमी इदारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन का उनको ट्रेजरर मुंतखब कर लिया गया और अहमद नवाज़ ने पहले तालीमी साल में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के ख़जानची होकर पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया। ज़बरदस्त। और हमजा ये भी है कि इस बहादुर तालिब इल्म का कहना था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने पहले साल के दौरान इन्होंने कई नए तजुर्बात भी सीखे, जबकि यूनियन के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए मुतासिर कुन शख्सियात से मुलाकात के मौके भी हासिल हुए उन्हें। बिल्कुल ऐसे ही है, वो खासे खुश भी हैं इसी बात पर। इसी साल मार्च में अहमद ऑक्सफोर्ड यूनियन की कायमा कमेटी का हिस्सा बने थे। वो ऑक्सफोर्ड में फ़िलासफ़ी के मज़ामीन पढ़ रहे हैं और अहमद को क्यों ना हम शामिल गुफ्तगू करें, उनसे बात करते हैं। पहले तो उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारे साथ मौजूद है अहमद नवाज़। अहमद अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो ऑक्सफोर्ड यूनियन के ट्रेजरर बनने तक का सफ़र। अगर हम 2014 के APS का सानिहा देखें, कितना कठिन सफ़र था। बहुत शुक्रिया आपने शो पर इन्वाइट करने का। ऑक्सफोर्ड यूनियन में ट्रेजरर बनने का इस सफ़र जो है तो ये
बिल्कुल मुश्किल था, इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो ऑक्सफोर्ड में जो है तो दाखिला लेना इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। और उसके बाद जो है तो यहाँ पर जो सबसे कंपेटिटिव सोसाइटी है ऑक्सफोर्ड यूनियन, उसमें ट्रेजर बनने के लिए आपको कई इलेक्शंस में जाना पड़ता है। इसके अलावा जो है तो यू हैव टू बैलेंस योर स्टडीज़ आउट विद योर वर्क विद द सोसाइटी। तो it was very difficult to get on the committee and become the treasurer, लेकिन अभी जो है तो मैंने भरपूर कोशिश की और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी कोशिश करता रहूँगा कि आगे जा सकूँ। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि APS का वाक़या तो बड़ा ही दर्दनाक और इंतहाई होलनाक था, लेकिन इस वाक़े ने आपकी ज़िंदगी में क्या आपको सबक दिया? जी, APS के वाक़े ने जो है तो ये जो बहुत एक दर्दनाक वाक़या था, तकरीबन अभी 6 साल हो गए, उसने मुझे जो है तो बहुत सबक सिखाए। आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी उस वाक़े के बाद वो ये थी कि इस तरह के वाक़यात ज़िंदगी में ना, इस तरह के सिमिलर वाक़यात होते रहेंगे ज़िंदगी में, लेकिन इट्स मोर अबाउट द वे वी ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज़, कि उस वाक़े से आगे आकर हाउ डू आई ग्रो फ्रॉम दैट, हाउ डू आई यूज़ दिस इंसिडेंट टू ग्रो। तो इसलिए जो है तो मेरा जो है तो सबसे बड़ा लेसन जो है उस वाक़े से ये था कि मैं उस वाक़े से आगे आकर जो है तो कुछ बन सकूं, ताकि मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं, किसी पॉजिटिव में चेंज कर सकूं। अहमद, हमें ये भी बताइएगा, सपोर्ट सिस्टम के बारे में हम पूछना चाहेंगे। इस मंजिल पर पहुंचने तक इस सफ़र के लिए जो वालिदैन की सपोर्ट थी, फैमिली की सपोर्ट थी, दोस्तों की सपोर्ट थी, वो बताइएगा। इसके अलावा पेरेंट्स का जो रोल है तो इट वाज बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो है तो भरपूर सपोर्ट की मेरी थ्रू आउट दिस होल कैंपेन। ऑक्सफोर्ड आने में मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट की थी। इसके अलावा जब ऑक्सफोर्ड आया तो यहाँ पर भी जो है तो मेरे पेरेंट्स जो है तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो उनकी सपोर्ट जो है तो बहुत ज़रूरी है, उनकी दुआएं जो है तो बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो है तो अभी कुछ भी नहीं। अहमद, जिस तरह से अभी तो आपने बताया आपके बड़े अच्छे, इस टाइम आपका बहुत अच्छा एक्टिविटी चल रही है, लेकिन आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उस बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मुस्तकबिल का मेरा जो है ये इरादा है कि इंशाल्लाह मैं अपना ये जो वेलफेयर कम्युनिटी के लिए जो काम है तो इसको कंटिन्यू कर सकूँ। जो मेरी कैंपेन मैंने स्टार्ट की थी कई साल पहले, तो उस कैंपेन को आगे ले जाके और उसको जो है तो वाइड स्प्रेड फैला सकूँ। कैंपेन जो है तो मेरी तालीम के लिए जो कैंपेन है, अमन के लिए जो कैंपेन है, ये नौजवानों के लिए जो काम है, तो इसको मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि इसको मैं बड़े सतह पर कर सकूँ और UN के साथ कोलैबोरेट होकर जो है तो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा काम नौजवानों के लिए। ठीक है अहमद, हमें यहिएगा, पाकिस्तान के नौजवानों को अब क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी जर्नी के हवाले से? मेरा पैगाम पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ये है कि ज़िंदगी में जितने भी वाक़े हो, जितने भी हादसात हो, जो भी हो, there will be hardships, लेकिन the thing that we need to do is to make sure that we overcome that, और उसको जो है तो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सके उस वाक़े को यूज़ करके। तो इसके अलावा जो है तो अपनी सोसाइटीज़ में जो है हम एक्टिव रोल प्ले कर सके, क्योंकि हमारे नौजवान जो है तो पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट असासा है, और अगर आप जो है तो कुछ नहीं करेंगे तो no one will do anything for this country. So therefore आप लोगों को जो है तो आगे आना है और from the front lines you need to take charge and make sure that the country becomes a place जहाँ पर सारे लोग जो है तो वो अमन से रह सके, खुशी से रह सके, ना कोई गुर्बत में हो, ना कोई बड़ी परेशानियों में हो, ना कोई हादसात हो, बल्कि एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पर हम सब अमन में मोहब्बत में रह सकें। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। आप तमाम नौजवानों के लिए, तमाम तालिब इल्मों के लिए एक रोल मॉडल हैं और आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उस पर हम सबको आप पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। बिल्कुल, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, G7 ममालिक की बात कर लेते हैं। बिल्कुल हमजा, G7 ममालिक ने बिजली पैदा करने के लिए कोयले के इस्तेमाल को अब ख़त्म करने का पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। एक बड़ा बिजली पैदा करने का ज़रिया था कोयला, लेकिन अब जो है उन्होंने इत्तफ़ाक़ इस बात पर किया कि इसको ख़त्म करना चाहिए। 7 बड़ी आलमी मईशतों के इत्तेहाद G7 ममालिक ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ा कदम उठाया और इस इक़दाम के साथ बिजली पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल ख़त्म करने पर अब
हाँ जी, इत्तेफाक कर लिया बिल्कुल। ये गया है। बरतानिया में जारी G7 सरबराह इजलास में तमाम मेंबर ममालिक, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, कनाडा, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है और जापान है, उनके रहनुमाओं ने शिरकत की और G7 ममालिक ने इत्तेफाक किया कि वो बिजली पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल अब ख़त्म कर देंगे और सनती सतह पर डिकार्बनाइजेशन एजेंडे के लिए $2 अरब भी खर्च करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा जो है हमजा G7 ममालिक ने कोरोना वैक्सीन की 1 अरब खुराकें दीगर ममालिक को इमदाद में देने का वादा भी अच्छा किया है, इक़दाम जबकि इजलास में वबा से मुतासर रुकन ममालिक की मईशतों की बहाली के लिए भी इक़दाम पर गौर किया गया। अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात भी इसी चीज़ की हो रही थी कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तरक्की पजीर ममालिक के लिए कुछ काम करें, आगे आएँ और उनके लिए उनको मदद उनकी कर रहे हों कि वो आपकी मईशतों को अगर इतना ख़तरा है तो तरक्की पजीर ममालिक की मईशतों को कितना ख़तरा है। इस मौके पर आलमी रहनुमाओं से मलिका बरतानिया समेत शाही ख़ानदान के अफराद की खुसूसी मुलाकात भी हुई। मलिका ने तलवार मंगवाई, उनके सामने केक लाया गया, वो एक रिवायती तकरीब होती है और उन्होंने कहा कि जी मैं चाकू से नहीं काटूंगी, मेरे लिए तलवार लाई जाए। खैर वो तलवार मंगवाई गई, उन्होंने केक काटा और फोटो सेशन के लिए रहनुमा जमा हुए तो अज़राह मजाक बोली कि आप लोगों को ऐसे नज़र आना चाहिए जैसे आप इसे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वैसे तलवार उन्होंने उल्टी पकड़ ली थी, उनसे कट नहीं रही थी, फिर उनकी बहू साथ थी, उन्होंने मदद की कि जी मैं आपकी मदद करती हूँ। वैसे ये इंस्पिरेशन तलवार पकड़ने की इनको कहाँ से आई होगी हमजा? नहीं, अर्तुगरुल से तो नहीं आई होगी, मैं ये तो जानता हूँ कि उन्होंने शायद नहीं देखा होगा, तुम्हारा उधर ही इशारा था, मेरा इशारा वैसे उसी तरफ, लेकिन उन्होंने उल्टी पकड़ी और फिर जब सारे देख रहे थे कि मलिका से ऐसा नहीं हो रहा तो उन्होंने मतलब कि दिलचस्प जुमला कहा कि आप लोगों को ऐसे नजर आना चाहिए कि आप सबको बहुत मजा आ रहा है, आप सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जिस पर सब लोग जो है हंस पड़े। लेकिन हमजा हम लोगों को यहाँ पर अब ब्रेक भी लेनी है। हाँ, ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में Stay with us. सुबह